नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री पंडित रमाकांत तिवारी, पार्टी सहित क्षेत्र की जनता में शोक की लहर। शहर में बढ़ रहे श्वास एवं फेफड़ों के रोगी, खुलेआम प्रशासन के नियमों का हो रहा उल्लंघन। पाकिस्तान की जेल की प्रताड़ना के बाद मौन हो सकुशल वतन पहुंचा अनिल। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित रमाकांत तिवारी का गुरुवार की शाम आकस्मिक निधन हो गया। 88 वर्ष के श्री तिवारी अपने पीछे 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए, जिनका अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रयागराज में किया गया, जहां उनके पुत्र कौशलेश तिवारी द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई और वे पंचतत्व में विलीन हो गए। भाजपा के कद्दावर नेताओं में सुमार पंडित रमाकांत तिवारी अपनी विवेक एवं स्पष्ट वक्ता के रूप में विख्यात थे। अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनपद सदस्य के रूप में की, जहां वे इस चुनाव को जीत गए थे। वहीं जनपद अध्यक्ष का चुनाव महज एक वोट से हार जाने के बाद राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। पंडित रमाकांत तिवारी त्योथर क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। जानकारी के मुताबिक श्री तिवारी ने पहला चुनाव 1985 में लोक दल से लड़े और कांग्रेस के नेता गरुण मिश्रा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 1990 में कांग्रेस से चुनाव लड़ जनता दल के रामरतन सिंह को हराया। वहीं 1996 में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो 1998 में राम गरीब वनवासी को हराया। वहीं 2003 में पुनः भाजपा के विधायक बने और उमा भारती एवं बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। पूर्व मंत्री श्री तिवारी को रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, देवतला विधायक गिरीश गौतम, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी, त्योथर जनपद अध्यक्ष गीता माझी सहित अन्य प्रशासनिक अमले द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि से उनके चरणों की सेवा में रहा और हम लोगों की उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गाघा का पाठ पढ़ाने का काम उन्होंने किया। अपने जीवन में अभावों के बावजूद उन्होंने जो संघर्ष किया, त्योंथर क्षेत्र की जनता का दिल जीता। वो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, उन्हें हृदय से स्नेह करता था, हृदय से प्रेम करता था। हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दिया करते थे। एक शिष्य के रूप में काम करते करते आज मैं इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहा। आज उनका अभाव त्योंथर क्षेत्र ही नहीं, पूरे ज़िले और हमारे संभाग को खल रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी। उनकी संघर्ष की जो यात्रा रही है, शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की। न सिर्फ त्योंथर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, जब जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने रीवा के लिए स्वीकृत कराया था। आज वो महाविद्यालय जो है, वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए। मुझे याद है ये जो नहर त्योंथर फ्लो, त्योंथर लिफ्ट इरिगेशन,
इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे। विधानसभा में मजबूती के साथ त्योथर क्षेत्र के और रीवा जिले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है और जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है और प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी जी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज त्योंथर के एक युग की समाप्ति हो गई। परम आदरणीय तिवारी जी मेरे पूजनीय बाबा जी के अभिन्न मित्र और छोटे भाई थे, बीच में था। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। बाबा के ना रह जाने के बाद इस क्षेत्र में एक तरह से वो हम लोग के गाइड थे, गार्जियन थे। मेरी पूरी सहानुभूति और प्रेम परिवार के साथ है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में मैं और मेरा पूरा परिवार तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। रीवा जिले का एक अदम्य साहसी, गरीबों का हितैषी और हम लोगों का उनके मार्गदर्शक आदरणीय रमाकांत जी तिवारी नहीं रहे। मैं रीवा तमाम उन जनों की ओर से जिनके सुख दुख में वो हमेशा साथ खड़े रहते थे, मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार या पुत्रों को ये वज्राघात सहन करने की ईश्वर शक्ति दे और माननीय तिवारी जी की आत्मा को चिर शांति मिले। धन्यवाद। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छदनहाई गांव का रहने वाला अनिल साकेत पिता बुद्धिसेन साकेत आज 5 वर्ष के कठोर वनवास के बाद पुनः अपने गृहग्राम वापस लौटा। पाकिस्तान के लाहौर जेल में विगत 5 वर्षों से कैद नईगढ़ी निवासी अनिल साकेत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की पहल पर रिहा किया गया। सांसद जनार्दन मिश्र एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने अनिल की रिहाई के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मांग की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की पहल पर रिहा किए गए 362 कैदियों में अनिल भी भारत के बाड़का बॉर्डर पहुंचा, जहां जांच के बाद 16 सितंबर को अमृतसर के रास्ते सेना के विशेष वाहन से ग्वालियर लाया गया। वहीं आज ग्वालियर से आरक्षक बंटी शुक्ला के साथ रीवा आया, जिसके आने की आस छोड़ चुके जिले के लोग एवं ग्रामवासियों में खुशियां छा गईं और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा अनिल का जगह जगह पर स्वागत किया गया। जहां एक और परिजनों सहित घर वाले उसके चाहने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। माँ की आंखें खुशी से छलक रही थी, पिता एवं भाई का प्यार उमड़ रहा था। वहीं अनिल इन सबको बड़ी मासूमियत भरी निगाहों से देख खुश हो रहा था, मगर पाकिस्तान की जेल में उसके साथ किए गए व्यवहार एवं जुर्म ने उसके जुबान को बंद रखा। कहीं न कहीं वह डर उसके साथ अभी भी सता रहा था। प्रस्तुत है अनिल की वापसी एवं स्वागत की झलकी व परिजन सहित आरक्षक से जानकारी के अंश। एक मिनट ऐसे करे रहा। आज बेटे की घर वापसी के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमारा दिल खुशी हो कि हमारा बच्चा घर वापिस लौट के आया। मोदी जी के निवेदन से यह है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। हमारा आज बेटा के बधाई।
कितने दिन से लापता थे आपके? हमारा बेटा 5 साल से ना पता है। कैसे चले गए थे? हमारा बेटा को तबीयत खराब हो गई, गर्मी पढ़त रहे तो 1-2 साल दवा कराएं तो ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए तो शादी कर डर। शादी के बाद 5-6 महीना बाद दिल्ली रहें, दिल्ली से आए दूसरा ईदार बहू को ले आन तो 2-3 महीना घर में रहें। दिन रहा माघ पूस का, ठंडी का महीना रहा। हम यहाँ नहीं रहन, धान उन काटे चले गए रहन। वहाँ धान उन काट के आन तो लड़कियान की तबीयत खराब हो गई तो भागत फरात रहा। तो घर के जो सदस्य रहें तो सब पकड़ के घर ले आवर रहें, लेकिन भागर रहा, बच्चा नहीं रुका रहा। फिर पकड़ धर के इलाहाबाद डॉक्टर टंडन के यहाँ ले गए, वहाँ से नहीं दवा में ठीक भाई तो हो गया। कपूरी से पंडा लोग आए, झाड़ फूँक करी, अचानक घर से खाइन पीन वही ऐसे निकल गए। हम ऐसे काम में पड़ गए, चारा गुरुवारी में तो नहीं जान पाए, घर ही में रहन लेकिन जान नहीं। जब घर से निकले थे कितने साल के थे? रहे 20 साल के, 20 साल। आज आपका लड़का घर आ रहा है, कितनी खुशी मना रहे हैं, क्या क्या पकवान बनाए? हमारा बच्चा घर लौट के आ रहा है, जो कुछ सूखा रूखा है वो लड़का लेके मिलेगा। अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, कुल परिवार को आनंद है कि धन्यवाद हमारे मोदी जी, ये हमारे संसद महोदय, हमारे ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे गाँव के हैं, नारेंद्र तिवारी हैं। ये सब जने मिल के हमारे बालक को ले आए रहे हैं। ऐसे हम भारतवर्ष में बहुत खुशी है मोदी जी से। चले गए थे? जानकारी है? ये जानकारी तो हमको है, वो दिमाग से थोड़ा हुआ रहा, ये नाते वो बालक निकल गया। आप लोग क्या मान लिए थे, आशा छोड़ दिए थे? अब क्या करी हजूर, हमारे ये तो बस के है ही नहीं कुछ। साल 6 महीना हेरन, 2 साल हेरन धाए हैं, देवी आए हैं, देवता जा धाए हैं, चौरा मजा या किन्हन लाल, लेकिन कौनो पता नहीं चली। फिर ये शासन हमका आए के पता बता। शादी भी हो चुकी थी? शादी हो चुकी है, शादी उनकर करे के बाद वो निकले यहाँ। 2 साल उनकर पत्नी जौन है तो यहाँ पे इंतजार में रही। 2 साल के बाद उनकर माई बाप जौन रहे हैं तो कहाँ तुर्की गांव में कई दिन रहा। लड़के बच्चे भी थे? नहीं, और कोई बात नहीं, लड़के बच्चे नहीं रहे। क्या नाम आपका? हमारा श्री राम निहोर साकेत है। मेरा नाम सर 2920 आरक्षक 2920 बंटी वगेल है सर, और सर मैं ग्वालियर में पदस्थ हूँ। तो मुझे ड्यूटी का दिशा निर्देश दिया गया था। अमित सांगी जी जो IPS हैं वहाँ के सर SP साहब, उन्होंने बताया कि ऐसे आपको बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर दोनों वहीं है अमृतसर में, वहाँ जाना है। तो हमें आदेश मिला था कि सर 111 लोगों को लेने जाना है। तो हम 3 बस में 3 अलग अलग आरक्षक गए थे। तो हम वहाँ पहुँचे, 15 को पहुँच गए थे, हम 16 को पहुँच गए थे। तो 16 को पहुँचे तो हमने सर वहाँ 111 लोग तो निकल चुके थे, वहाँ कोई नहीं मिला था, लेकिन हमें ये अनिल मिले थे वहाँ। तो जो कोविड-19 सेंटर के जो हेड थे उन्होंने हमें बताया था कि 111 लोग निकल चुके हैं, केवल एक लड़का है जो कि रीवा का है। तो हमने सोचा सर अब हम यहाँ तक आए हैं तो हम इनसे बात करके क्यों ना हम ही ले जाएँ। तो हमने ADM सर से बात की थी, तो ADM सर ने हमें बताया था कि आप अगर गए हो तो उन्हें ला सकते तो ले आओ आप। तो ठीक है, हमने बस में बिठाला उन्हें, तुरंत हम वहाँ से रवाना हुए। 3 बस इधर से गई थी, तो उधर से भी खाली आई थी, केवल इनको लेके हम यहाँ आ गए ग्वालियर। तो सर फिर हमने बोला सर से अब क्या करना है, तो सर ने द्वारा से आदेश निकाला कि इनको उनके रीवा ज़िले में छोड़ के आओ, और जब तक बिल्कुल घर वालों को नहीं दे देते आप किसी को सौंपना भी मत, ये बताया उन्होंने। और सर इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। तो सर ये वैसे बोलना जानता है, सब हिंदी पढ़ना भी आती है इसको, और बता रहे हैं इसकी शादी भी हो गई है, बट ये अभी इतना प्रताड़ित किया गया है कि बिल्कुल किसी से बात करने के लिए मतलब तैयार नहीं है। बहुत डर रहा है वो, आप लोगों से भी डर रहा था अभी। तो वैसे बात कर रहा है हमसे, मम्मी पापा का नाम बता रहा था, खाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम इसके साथ 4 दिन से हैं। तो सर थोड़ा सा इन्होंने बताया तो वो सब आता है, लेकिन अभी वो डर रहा है, इसलिए सर वो नहीं बात कर पा रहा। कैसे रिहा किया जाए था? सर रिहा अभी ये 14 तारीख को बताया था। मेरे पास पासवर्ड, इसका पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है मेरे साथ, मेरे पास ये पाकिस्तान का, इन्होंने इसमें सब लिखा पढ़ी करके दिया है उन्होंने, ये सब कुछ है पाकिस्तान में। रीवा शहर में बढ़ते कंक्रीट और पत्थर की मांग के चलते लोगों द्वारा स्टोन क्रशर एवं उद्योग लगाए गए, जिससे लोगों को आसानी से सस्ते दामों में गिट्टी और पत्थर मिल रहा, परंतु लोगों की इस सुविधा के चलते कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। पत्थर एवं कंक्रीट की बढ़ती मांग के चलते जितना विस्तार इन उद्योगों का हो रहा है, उतनी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है और आसपास के लोगों में सांस एवं फेफड़ों की बीमारी से दो चार होना पड़ रहा है। रीवा शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बनकुइया एवं बेला क्षेत्र में दर्जनों अवैध स्टोन क्रशर संचालित है, जिन पर प्रशासन की मौन चुप्पी सधी हुई है, जबकि माइंस और स्टोन क्रशर को संचालित करने कई प्रकार के मापदंड बनाए गए हैं, परंतु माफिया द्वारा इन नियमों को दरकिनार कर
अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं इन अवैध उत्खनन के चलते सड़कें भी कमज़ोर हो रही हैं और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो रहे हैं। जबकि प्रदूषण बोर्ड की माने तो इन क्षेत्रों में हरे भरे पेड़ों को लगाना आवश्यक है, परंतु खनिज एवं प्रदूषण विभाग की लापरवाही से प्रदूषण पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। जब इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जाती है तो वे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्थानीय निवासी सुब्रत मणि त्रिपाठी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी RS परिहार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से जानकारी के अंश। आप देख रहे हैं, जहाँ तक आप देखेंगे तहाँ तक माइंस ही माइंस दिखती हैं। ये हाल यहाँ पे रीवा का है, ये रीवा से लगे हुए जगह की है ये हाल। आप देख रहे हैं सब जगह माइंस हैं। माइंस इतने कितने किलोमीटरों में फैली हुई हैं, आप दूर दूर तक आपको गड्ढे और पानी दिखेगा। यहाँ पे पानी जिप्सम मिला पानी है, लोगों के हैंड पंप्स में भी सब जगह खारा पानी आता है, पानी लिए पीने योग्य नहीं है। यहाँ पे जो माइंस से ब्लास्टिंग होती है, पत्थर तो और सीमेंट प्लांट वाले ले लेते हैं, कुछ पत्थर छोड़ देते हैं, वो क्रेशरों में चले जाते हैं और क्रेशरों रोड से सटे हुए क्रेशर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेशर लगे हुए हैं। सब जगह माइंस लगी हुई है, रोड से सटी हुई माइंस है और यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमें लग रहा है कि खनिज और पर्यावरण जो एक्ट है वो किताबों में रह गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिले के प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पर्यावरण और खनिज अधिनियम का पालन जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है और हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों के मकानों में की नींव हिल जाती हैं। आम आदमी, आम किसान कैसे जीवन निर्वाह कर सकता है? उसकी फसलों में विपरीत असर पड़ रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे क्या खनिज अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम का सही ढंग से पालन हो रहा है। हम आपसे ये मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच दल भेज करके ये पता लगाया जाए कि खनिज एक्ट और पर्यावरण अधिनियम का कितना पालन हो रहा है, कितना उल्लंघन हो रहा है और जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए। लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों को बीमारी है, ये लोगों की खेती जा रही है, लोगों के अंदर माने एक तरह से हीन भावना आ रही है कि हम प्रजातंत्र में रहते हुए भी अपनी बातों को शासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारी जमीनों के चिथड़े उड़ रहे हैं। जिन किसानों ने माइंस के लिए जिनकी ज़मीनें ले ली गई, ठीक है, जिनकी माइंस के बगल में ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनें भी धंस रही हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण सब बीमार हो रहे हैं। देखिए क्या है कि ये विंध्य प्रदेश, खासकर रीवा, सतना, ये लाइम स्टोन, फ्लैग स्टोन, हार्ड स्टोन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो जो जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं उद्योग आते हैं और इस समय कुछ वर्षों से, विगत 5-6 वर्ष मान लीजिए से, काफ़ी रोड का वर्क, अर्थ वर्क कितने हैं, काफ़ी तेज गति से चालू है। तो मार्केट में रिक्वायरमेंट हुई, तो लोगों ने स्टोन क्रशर की तरफ ध्यान देखा, चूँकि हाँ यहाँ से बाहर के भी लोग भी जो रोड बना रहे हैं वो अपना भी स्टोन क्रशर डाल दे रहे हैं, यहाँ वाले भी डालें। तो ये इससे कारण स्टोन क्रशरों की संख्या कुछ थोड़ी बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में अब स्टोन क्रशर आ नहीं रहे, क्योंकि वर्तमान में केबिट है, दूसरा मार्केट डिमांड कम है। तो इसमें क्या है, लोगों को घाटा लग रहा है। तो अब नए स्टोन क्रशर तो आ नहीं रहे, अब पुराने ही हैं। और जहाँ तक पुराने का सवाल है, जो परंपरागत से बहुत पैसों से चल रहे थे, उसमें नई टेक्नोलॉजी का हमने अडॉप्ट कराया है। जैसे कवर्ड करा दिया, वाटर स्प्रिंकलर करा दिया, बाउंड्री बनवाई। तो जहाँ तक अब जो नए अभी आए बड़े बड़े, वो तो ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर से उनका पूरा सिस्टम ही बना है, उसमें कोई भी ऐसी समस्या कभी आई नहीं है और ना आएगी, क्योंकि वह प्रॉपर है। अब क्योंकि ये पुराने हैं, इनको पुरानी पद्धति से नए, फिर हमने फाग को भी, फाग सिस्टम एक लाए कि भाई जहाँ स्टोन क्रशर ज़्यादा है वहाँ फाग सिस्टम से भी कंट्रोल किया जाए। तो चूँकि फाग हमने फरवरी में आई थे, 5-7 आए थे, 7 करीब, लेकिन उसके बाद जब केविट लग गया मार्च के बाद, तो उनका प्रोडक्शन वहाँ आना बंद हो गया। लेकिन हमारी एक प्रयास था कि अगर ये होगा, आगे भी है कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है लोगों से भी कि आप ये सिस्टम लगाएं, और लोग तैयार भी हैं। हाँ, देखिए डस्ट पोल्यूशन का है, हम अपन ये भी कर दिए। फाग सिस्टम क्या है कि चारों तरफ, जैसे फाग सिस्टम है, चारों तरफ जो थोड़ी बहुत निकल गई उसको भी वो यहाँ कर लेगा, तो वो समझते, क्योंकि बाउंड्री भी है, ये सब चीज़ें, वृक्षारोपण भी है। क्योंकि वृक्षारोपण में थोड़ा सा, क्योंकि ये है अपना उद्योग जो लगते हैं इसमें, ये पहाड़ी इलाकों में बाहर रह जाता, वहाँ पर थोड़ा पहाड़ी के कारण थोड़ा सॉइल और ये न होने के कारण थोड़ा गति कम, तब भी हर तरह लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं।
इसमें लंग्स जनित बीमारियां जो होती हैं, फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे प्रदूषण एरिया में है तो सांस फूलने की बीमारी उसको हो सकती है, ब्रांकाइटिस हो सकता है, लंबे समय तक खांसी आ सकती है, और कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसके फेफड़े में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। कोई बीमारी जो कि दबी हुई है वो भी उभर के आ सकती है फेफड़े की। रोकथाम के लिए बस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि व्यक्ति अपने को ऐसी जगहों से दूर रखे, अगर संभव है मास्क का उपयोग करे और अपना बचाव करे। प्रदूषण वाली जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ कैंप वगैरह लगाया जाए? नहीं, ऐसा अभी कोई प्रावधान तो नहीं, परंतु अगर कोई फैक्ट्री वाले चाहते हैं कि उनके कर्मचारियों का लंग फंक्शन टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि लंग्स कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए फिर हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कोरोना काल में हुई आर्थिक क्षति सहित फीस प्रभुत्व को 30 अक्टूबर तक पूर्ण करने व नर्सरी, केजी व केजी 2 की मान्यता शासन द्वारा देने, भवन का किराया का पंजीकृत शुल्क, ड्यूटी, लोन माफी एवं शासकीय व प्राइवेट के भेदभाव को माफ करने सहित 7 बिंदुओं को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाम कलेक्ट्रेट में द्वारा कलेक्टर तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत संगठन के पदाधिकारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अनुसार ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी शासन के समक्ष कुल 7 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि अशासकीय स्कूलों को जो फीस की प्रस्तुत की जाती है 17 वर्ष 17-18 की, 18-19 की, यह 30 अक्टूबर के पहले दिलवाई जाए और 19-20 की फीस प्रस्तुत की प्रक्रिया फौरन प्रारंभ की जाए और बिना आधार सत्यापन के की जाए, क्योंकि विद्यालय बंद हैं और बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो आधार सत्यापन संभव नहीं है। दूसरी मांग है कि नर्सरी, केजी 1, केजी 2 की मान्यता शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग को दे दी गई है। पहले यह मान्यता शिक्षा विभाग देता था, तो महिला बाल विकास विभाग को मान्यता ना दी जाए, शासन ही मान्यता दे, जिससे संचालकों को कोई दिक्कत ना हो। तीसरी मांग अपनी है कि भवन का किरायानामा पंजीकृत मान किया जाता है। पंजीकृत किरायानामे में स्टाम्प ड्यूटी और जो शुल्क है 5 साल वाले में 001.1 है और 10 साल वाले में 0.05% है, तो एक लंबी रकम स्टाम्प ड्यूटी के रूप में मुझे देना पड़ता है। तो अगर नोटराइज किरायानामा मान्य कर लिया जाए तो संचालकों को थोड़ा राहत मिलेगी। मैडम आ गई। अगली मांग है कि शासकीय स्कूलों के लोन माफ़ किए जाएं। 5वीं मांग है कि सरकारी प्राइवेट का भेदभाव समाप्त किया जाए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मान्यता के लिए केवल संबद्धता शुल्क ली जाए। और बहुत सारे संचालक ऐसे जो फीस नहीं जमा कर रहे हैं, शासन अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करवाए, मुनादी करवाए कि हम स्कूल संचालकों को फीस आसानी से मिलने लगे ताकि हम टीचरों को सैलरी दे सकें। नाम बता दीजिए। आर.के. शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हाँ, आज ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से 7 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। और ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के 7 बिंदुओं पर ज्ञापन है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के तहत जो भी लॉकडाउन लगा था और जो स्कूलें अभी नहीं चल पा रही हैं उन पर भी लॉकडाउन हो, उसी को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग बिंदु कहे गए हैं कि जो कि प्राइमरी स्कूल तक का है और फीस को लेकर के है, प्राइवेट स्कूलों के किराए को लेकर के है और आर्थिक मदद को लेकर के है। उन बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर सर ने स्वयं प्राप्त कर लिया है ज्ञापन, अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचित है। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री पंडित रमाकांत तिवारी, पार्टी सहित क्षेत्र की जनता में शोक की लहर। शहर में बढ़ रहे श्वास एवं फेफड़ों के रोगी, खुलेआम प्रशासन के नियमों का हो रहा उल्लंघन। पाकिस्तान की जेल की प्रताड़ना के बाद मौन हो सकुशल वतन पहुंचा अनिल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।